Assalamualaikum, good morning, subha good morning everybody, welcome to a brand new week, but things are still going the same old route. Absolutely. तो लिहाजा आपको पता है कि पहलगाम वाकया जो है उसको 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया, अभी तक कोई हमारी इतनी हमने पेशकश की कि आए जी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करें, नथिंग, नो रिस्पांस। आपने सही कहा, पहलगाम वाकये को हो गए हैं 2 हफ्ते इसके करीब, लेकिन भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सका। लेकिन इसके बावजूद इस वाक़े को बुनियाद बनाकर मुसलसल LOC पर जहरियत जारी रखे हुए है। कल रात भी ये महाज गर्म रहा। पाकिस्तान दुनिया पर वाज़े कर चुका है कि अमन हमारी प्रायोरिटी जरूर है, हमारी तरजीह है, मगर मत समझिएगा, अगर समझा तो ये होगी आपकी भूल। भारत ने आज रात भी यानी कि कल रात भी मुताद्दिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं, मैं बता दूं कौन कौन से सेक्टर्स पे। जी, LOC पर निक्याल, खुईरट्टा, इसके अलावा शारदा, खेल, नीलम और हाजीपी सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही कहना था कि पहले तो स्मॉल स्किरमिशेस ये सारी चीज़ें तो चल रही थी, लेकिन अब ज़रा इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई है और पाक फ़ौज ने भारतीय फ़ौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का मौसर जवाब भी दिया और ऑब्वियसली एक जवाबी फायरिंग आपको पता है कि वो भी होती है। दूसरी तरफ कल रात वफाकी वज़ीर इत्तलात और DGI-SPR ने पाक भारत सूरत हाल पर सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग भी दी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान अवामी पार्टी समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की और ज़राए के मुताबिक इन कैमरा सेशन में DGI-SPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फ़ौज की तैयारियों से आगाह भी किया। एक पार्टी वैसे नहीं थी इसमें इन्वॉल्व और ऑब्वियसली हमने सारों के नाम ले लिए, आपको पता चल ही गया होगा। द पार्टी दैट डिड नॉट अटेंड दिस मीटिंग। पहलगाम वाक़े और भारतीय जंगी जारियत के खिलाफ आज शाम कौमी असेंबली में करारदाद जो है वो दिलाई जाएगी और पेश की जाएगी। भारतीय जारियत और रियासती सरपरस्ती में जो दहशतगर्दी है उस पर बात की जाएगी। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आपको पता है वो भी भारत कर रहा है मुसलसल और हुकूमत इस पर अपनी हिकमत अमली। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो LOC पर महाज गर्म है वो तो है, एट द सेम टाइम भारत जो आबी जारियत कह रहा था कि वो करेगा उसने करना शुरू कर दी है। बगलियार में जो पानी स्टोर करने की उसे इजाज़त है उससे ज़्यादा पानी स्टोर कर रहा है, इसलिए हमारे दरियाओं का बहाव कम है। झेलम में बगैर बताए, बगैर इन्फॉर्म किए पानी का रेला छोड़ना, जिसकी वजह से सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई। मेरा ख्याल है उस पर भी बात आ जाए, जो हाइड्रो पावर इन्होंने इतने प्लांट्स जो बनाए हुए हैं वो भी खिलाफ वर्जी ही है, जो कि ऑब्वियसली नई बात नहीं है। 2005 से बात शुरू हुई हुई है। 2 बहुत बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं which are also against the treaty, Indus Water Treaty। तो उस पे पहले उस तरह बात नहीं हुई, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि हो जानी चाहिए, बिकॉज ये बात तो कहीं रुकेगी नहीं। फिर पाक भारत कशीदगी में कमी लाने के लिए आलमी कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, हाँ जी, उन्होंने सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं और वो सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इसी हफ्ते भारत के दौरे पर भी जाएंगे और पाकिस्तान हर मुमकिन जारियत का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह चौकस है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ पेशकदमी की एक भारतीय कोशिश नाकाम भी हो चुकी है। ये जरा बताएं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की शब भारत के 4 राफेल तैयारों ने पाकिस्तान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए अंबाला फ़ज़ाई अड्डे से उड़ान भरी। जवाब में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने राफेल तैयारों के ऑन बोर्ड सेंसर्स ही दिए और यूं उनका ज़मीनी राब्ता और आपस का राब्ता टूट गया, कट गया। बौखलाहट का शिकार हुए ये और बौखलाहट के शिकार होने के बायस मजबूर होकर इन्हें वापस जाना पड़ा। वापस अंबाला जाने के बजाय उन्हें श्रीनगर में एक्चुअली हंगामी लैंडिंग करना पड़ी, क्योंकि वापस अंबाला जाने के लिए भी यू नीड सम कम्युनिकेशन एंड देयर वाज नो कम्युनिकेशन। सो द क्लोजेस्ट वाज श्रीनगर एंड इमरजेंसी लैंडिंग। अच्छा, ये हम पिछले हफ्ते से बातें कर रहे थे कि इस किस्म की एडवेंचरिज्म जो एक टर्म है ना करें, बिकॉज यहाँ बहुत मतलब उनसे कहीं ज़्यादा तेज़ जो पायलट्स हैं वो यहाँ हमारी तरफ बैठे हुए हैं और स्किल है, टैलेंट है और एक जो डर किस्म का एक जज्बा होता है ना, वो भी मेरा ख्याल है कि हमारे पास ही है। जज्बा शौक़ शहादत जो होता है ना, जब आपको पता हो कि यू आर विलिंग टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग, इवन योर लाइफ, तो ये जज्बा जो है ये बहुत मुश्किल से आता है। सो प्लीज डोंट ट्राई एनीथिंग। जब हमारा हर फौजी जवान, हमारा हर सिपाही इस
शौक से मैदान में उतरे या जहाज़ में बैठे या अपने बहरी सफ़र पे रवाना हो कि उसने ये शहादत का रुतबा पाना है, इस चाह में वो अपने घर से रखते सफ़र बांध के निकले, तो फिर आप इस जज्बे को कैसे बीट कर सकते हैं? तो लिहाजा प्लीज़ डोंट ट्राई दैट, और ट्राई तो खैर ये कर ही रहे हैं, लेकिन फिर क्या करना पड़ा वो हमने भी आपको बता दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों को फंडिंग करता है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाता है। दिस हैज़ नेवर मेड एनी सेंस। सुनिए ज़रा अता साहब का क्या कहना था। भारत यहाँ पे एक्टिवली केपी में, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को फंडिंग कहाँ से आती है, दहशतगर्दों को पूरा ये एक जो इम्पेटस मिलता है ये कहाँ से मिलता है? तो बात ये है कि देखिए, बातचीत तो तब होती है ना जब बराबरी की सतह पे हो, आप इतने वाकयात करवाएं जिसका हमारे पास एविडेंस हो जी, और आप इजहार हमदर्दी भी ना करें, इजहार तशवीश भी ना करें, और एक वाकया आपकी सरजमीन पे हो जिसका हमारे से ताल्लुक कोई नहीं है, आपके पास एविडेंस भी ना हो, और आप पाकिस्तान को पूरे जग में जो है वो मोर्दे इल्जाम ठहराएं। पाकिस्तान इस दफा वो रिस्पॉन्स देगा अगर पाकिस्तान की तरफ को हाथ बढ़ा कि इनकी नस्लें याद करेंगी। तो मैं ये समझता हूं कि इन हालात के होते हुए जब ये टेररिज्म को प्रमोट करेंगे पूरी दुनिया में, तो इनसे क्यों बात की जाएगी और कैसे की जाएगी? तो इनकी नस्लें याद करेंगी, मतलब चलें, इतनी पुरानी बात तो नहीं है। अभी हमने एक दो और एग्जांपल्स भी कुछ साल पहले दिए थे। दे शुड हैव रिमेंबर्ड दैट एंड नॉट डन दिस। बट इन एनी केस आपको ये भी बता दें कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ अभी दहशतगर्दी भी जारी है, और बगलियार डैम के जरिए पाकिस्तान की तरफ आता पानी रोकना भी इसने शुरू कर दिया है। महकमा अनहार के मुताबिक दरियाए जनाब में हेडमराला के मकाम पर 2 रोज़ में पानी की आमद में कमी रिकॉर्ड की गई है। आबी माहिरीन के मुताबिक मकबूजा जम्मू के इलाके में वाक़ बगलियार डैम में 3 लाख एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश मौजूद है। पाक भारत कशीदा हालात को सामने रखते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास भी आज तलब कर लिया है। में एक तो हिकमत अमली बनाई जाएगी कि जो आबी जारियत पर्टिकुलरली देखें, जो ऑनगोइंग सूरत हाल है LOC की है, जो भारत की तरफ से धमकी आमेज़ और बिना किसी सबूत के रवैया इख्तियार किया गया है, पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया है, जिसके नतीजे में जो इक़दाम किए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना है, उस पर पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी ये तय करना बहुत जरूरी है। However, हमें अभी भी ये लग रहा है कि लिटरली दे हैव नो एविडेंस। अब उनके पास एविडेंस तो है नहीं, 2 हफ्ते बाद को गुजर चुके हैं। अब उनको फेस सेविंग अपने लोगों के सामने भी करनी है। पहले उन्होंने दुनिया को राइल अप किया कि देखो हमारे साथ क्या हुआ। दुनिया ऑब्वियसली नहीं मानी, उन्होंने भी कहा कि हमें कोई सबूत दो, कोई एविडेंस दो। पाकिस्तान तो खुद कह रहा है कि भाई हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, तो लिहाजा नाउ दे नीड समथिंग, दे हैव टू डू सम फेस सेविंग इन फ्रंट ऑफ देयर मुल्क भी सामने आ गए हैं जो कहते हैं अगर मतलब हम आपको इन्वेस्टिगेशन में मदद कर देते हैं, हम कोऑर्डिनेट करा देते हैं, हम हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन नहीं, भारत की तरफ से इस पर कोई पेशरफ नहीं है। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। राना साहब शुक्रिया। राना साहब, जाहिर है जो LOC पर महाज गर्म है उसका तो हमारी मुसल्लह अफवाज भरपूर जवाब दे रहे हैं। हमने मुताद्दिद सेक्टर्स का भी जिक्र किया जहां पर बिला इश्तियाल कल भी फायरिंग की गई और उसका वैसा ही जवाब भी दिया जाता है। लेकिन आबी जारियत ज़हर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे लोगों की ज़िंदगी का मामला है, ये हमारी लाइफ लाइन है, हमारी फूड सिक्योरिटी है, तमाम मामलात इससे जुड़े हुए हैं। अब जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ ना कुछ तो किया जाएगा, हेडमराला पे हम देख रहे हैं पानी का बहाव कम है, बगलियार डैम में पानी उसने स्टोर करना शुरू कर दिया है। जेहलम में बिना वार्निंग के, बिना बताए पानी का रेला छोड़ देना, इस पे हमारी हिकमत अमली क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पानी रोकना कोई इतना आसान काम नहीं है और ये फौरी नहीं होगा। और देखें, बात यह है कि पहली दफ़ा 65 सालों के अंदर दीगर जंगें हुई इंडिया पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कभी भी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको ना हेल्ड इन अबेंस किया गया, ना इस तरह का जो है वो बात की गई। तो पहली बात तो ये कि जो बेसिस बनाई गई वो बिल्कुल झूठी है, बेबुनियाद है, और उसके अंदर पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो और डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स हैं उन्होंने ट्रायम्फ किया है इंडिया के फॉल्स प्रोपेगेंडा का। अब देखें हम क्या करेंगे पानी के ऊपर। नंबर 1 देखें, दुनिया में पानी को एज अ वेपन इस्तेमाल नहीं किया गया, और अगर ये इंडिया ने जो है इसकी रवायत रखी है तो दुनिया इसकी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये तो एक दिस इज़ अ मेथड ऑफ क्योस इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया की पीस और सिक्योरिटी को थ्रेट है। तो डेफिनेटली इसको हम जो है यूनाइटेड
नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उस पर टेक अप करेंगे, और दुनिया भर में जो लो रिपेरियंस हैं वो इस मौक़िफ़ के साथ खड़े होंगे। देखें, ये पहले भी आपने जब प्रोग्राम में मधु किया था, हमने आपको यही बताया था कि अगर इंडिया का मौक़िफ़ दुरुस्त है फिर तो कल जो है वो चाइना इंडिया का पानी रोकना शुरू हो जाएगा। और किस बुनियाद पे? देखें, इंटरनेशनल लॉ की मैंने बात की थी, वाटर लॉ की बात की थी। पानी रेगुलेट आप कर सकते हैं लेकिन उसके फ्लो को कम नहीं कर सकते। तो ये जो है नेशनल कानून है, जहां हमारी आपस में एक बायलैटरल ट्रीटी थी, इंडस वाटर ट्रीटी, उसके अंदर चिनाब, झेलम और इंडस की जो लिमिटेड यूज़ की इजाज़त थी इंडिया को, और उसकी भी वायलेशन जो है वो इंडिया ने की है। तो अभी फौरी तौर पे तो हमने जो है जो इंडस वाटर जो कमीशन है वो एक रिपोर्ट जो है इंडियन वायलेशंस की और जो लीगल इसमें इश्यूज हैं वो हम सबमिट कराएंगे, यूनाइटेड नेशंस को कराएंगे, और दीगर जो हमारे डिप्लोमेटिक जो साथी हैं उनसे तो हम बातें में। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जीसीसी का बयान आया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को रद्द किया। उन्होंने कहा कि एक तो मामलात जो है वो बातचीत के ज़रिए हल होने चाहिए। उन्होंने इस्लामोफोब को रद्द के बात किया कि इसके ऊपर प्ले किया, जिसका मतलब है कि जीसीसी मालिक ने हिंदुत्व पॉलिसी को जो है वो टच किया। तो दुनिया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस है। डिप्लोमेटिकली हमारा नैरेटिव जो है वो इट इज़ ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड, और हमें किसी ने इंडिया के इस जो ये एग्रेसिव स्टांस है पानी वाला जो हमारे पे इल्जामात लगाए हैं उसको सेकंड नहीं किया। अच्छा, दैट इज़ गुड कि उसको सेकंड नहीं किया। और आप कह रहे हैं कि हमने पूरी एक जो फहरिस्त एक बनाई है जो वायलेशंस हो रही हैं इस रिगार्ड में वो यूनाइटेड नेशंस को पेश किए जाएंगी। इज़ दैट द मोस्ट वी कैन डू? क्योंकि काफ़ी दिनों से जब हमारी आपसे भी पहले बात हुई है, द फैक्ट दैट द आर्बिट्रेटर ऑफ दिस ट्रीटी वर्ल्ड बैंक इज स्टिल वेरी मच देयर, क्या उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है? और एक और सवाल इसके साथ ही ये भी कि 2 हफ्ते गुजर गए हैं, आर वी टेकिंग इट ईजी कि हमने 2 हफ्ते इंतजार किया और अब हम जाके क्योंकि द वेरी फैक्ट इसको होल्ड इन अबेंस किया जा रहा है इस ट्रीटी को, जी वो दैट इन इटसेल्फ इज अनलॉफुल। तो हमें शायद ये पहले दिन ही कर लेना चाहिए था। व्हाट हैव वी बीन वेटिंग फॉर? या फिर हम ये पूरी वायलेशंस की एक लिस्ट चाहते थे कि ये हमारा केस जो है वो स्ट्रॉन्गर होता जाए? नहीं, देखें, जो रेलेवेंट फोरम्स हैं, जो वायलेशंस थी इंडस वाटर ट्रीटी पे, उस पर तो ऑलरेडी हम एंगेज थे। जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वहाँ तो पहले ही पाकिस्तान गया हुआ है। तो ऐसा तो कतन नहीं है कि पाकिस्तान ने इन वायलेशंस पे रिस्पांस नहीं किया। आए बगाए जब ये वायलेशंस हुई उनको किया गया, उनको परसू किया गया। तो देखें, हमने वी हैव अनाउंस्ड इट एज एन एक्ट ऑफ, और ये दुरुस्त है पानी एज अ वेपन आप इस्तेमाल करेंगे और आप 25 करोड़ अवाम की रोजगार के ऊपर, उनकी लाइवलीहुड के ऊपर और उनकी जिंदगियों थ्रेट एक बनाएंगे, तो ये इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और यही हमारा मौक़िफ़ जो है वो दुनिया भर में हम रख रहे हैं, कोई डिले नहीं किया। तो जिस दिन इन्होंने अनाउंस किया उस दिन से हमारे सफारती जो एफर्ट्स हैं वो जारी हैं। जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हो, DGISPR हो, जितनी DGISPR और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो वफाकी वज़ीर इत्तलात और DGISPR ने कल सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग भी दी है, लेकिन ज़ाहिर है उसमें अपोजिशन के बहुत से रहनुमा मौजूद नहीं थे। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ है, वो इसरार कर रहे हैं कि आप APC बुला लें। तो बुला लें APC? देखें, कल मैं भी मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तान की जो जमातें हैं वो पाक अफवाज के साथ खड़ी हैं, और हर जमात ने अपनी इनपुट दी कि इस मामले को और कैसे मज़ीद बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है जो उनको लगता था। और सबकी मुशावरत के साथ ये बड़ा अच्छा जो है वो एडवाइजेस भी आई और उनको हम टेक अप भी करेंगे। लेकिन एक यकजहती का मैसेज आया, पूरी पाकिस्तान की जो पार्टीज़ हैं उनके जो आपस के इख्तलाफात हैं उनको हमने रद्द किया, और इस स्टांस के ऊपर पूरा पाकिस्तान यूनाइटेड है। तो बड़ा अच्छा ये मैसेज गया। देखें, जो आपने बात की, मैं कोई तनकीद नहीं करूँगा PTI पे, ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे पे तनकीद करें, लेकिन बहुत अच्छा होता कि अगर वो शामिल हो जाती और कल का जो इजलास है उसमें वो मौजूद होते तो बड़ा बेहतर मैसेज। लोगों ने कोशिश की थी। आज के कौमी जो असेंबली में इजलास है
उसमें वो शरीक होंगे। ऑब्वियसली ये शायद आपका फैसला तो नहीं होगा, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट होना भी बड़ी ज़रूरी है, उनकी राय होना भी बड़ी ज़रूरी है। तो इन कैमरा सेशन में वो नहीं थे, आज एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो होंगे। और आप जरा आपने कितनी कोशिश की है उनको लाने की, मनाने की? देखिए, मैं तो आपके प्लेटफॉर्म से भी पीटीआई को दावत दूंगा, बल्कि हमने बिल्कुल एफर्ट किए। गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे उनको इनवाइट किया, ना सिर्फ गवर्नमेंट ने किया, जिन्होंने ब्रीफिंग देनी थी उन्होंने भी इनवाइट किया। तो ये इनविटेशन तो जो है सबकी तरफ से है। और देखें, ये वक्त, मैं फिर कहूंगा कि ये वक्त नहीं है कि मैं तनकीद करूं या सियासी पॉइंट स्कोरिंग करूं। ये वक्त इंडिया के खिलाफ या मोदी हुकूमत के जो जाहिरियत है पाकिस्तान के खिलाफ, और जो वो एक कह लें कि जुल्म करने वाला जो मैसेज उसका है कि वो पानी भी जो है वो इतना जालिम है कि इंडिया की कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में तो उसके जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस है वो सबके सामने है कि किस तरीके से वो 50 घर मसमार हो गए, 2000 मुसलमानों को जो है वो उन्होंने सलाखों के पीछे बंद कर दिया, और एक इस्लामोफोबिया को और हिंदुत्व पॉलिसी को वो फॉलो कर रहा है। तो ये हमारे ये आपस के बीच के मामला, जब सारी जमातें बैठी थी तो आप ये मशवरा भी हुआ कि एपीसी बुला लेते हैं अगर नहीं है एक बड़ी जमात को इस मामले पे एतमाद? बिल्कुल देखिए बात ये है कि जॉइंट सेशन है, उसके अलावा पार्लियामेंट का फोरम है, आपके पास जो है सेनेट है, असेंबली है, फिर आपकी नेशनल सिक्योरिटी का इजलास है। ये बहुत बड़े फोरम्स हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग फोरम्स हैं, इधर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। और ये हम अपनी ये जिद का वक्त नहीं है, ये वक्त जो है अपने छोटे छोटे पेटी इश्यूज के ऊपर ये अपना स्टैंड लेने का वक्त नहीं है। ये वक्त जो है पाकिस्तान के लिए यूनाइटेड होने का वक्त है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आज भी वो शामिल होंगे इस एफर्ट के अंदर। अच्छा, हम किससे तवक्को करें? हम ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की अभी बात कर रहे थे, दौरा पाकिस्तान की, फिर वो भारत भी जाएंगे, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी राबते कर रहे हैं, हमारी जो सफारतकार हैं वो भी अपने से जुटे हुए हैं, हमारे वाइस प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वज़ीर आज़म के कितने राबते हुए कर ही रहे हैं, बिल्कुल, और गल्फ स्टेट्स में भी बहुत बातचीत हो रही है। एक्सपेक्टेशन हम किससे रख रहे हैं कि दे आर नॉट ओनली ऑन आवर साइड, लेकिन व्हेन पुश कम्स टू शव तो वो हमारे साथ खड़े रहेंगे? हाँ, और थोड़ा डिफ्यूज हो ये सूरत हाल। देखिए, सबसे पहले तो हमारी एक्सपेक्टेशन अपने ऊपर है, हमें पूरा एतमाद है। अगर इंडिया कोई मिस एडवेंचर करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसकी पूरी तैयारी है। नंबर वन, हमें वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जहां तक बात आती है तो हम इस चीज की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि दुनिया जो है पानी को एज अ वेपन इस्तेमाल नहीं होने देगी, और दुनिया का जो कानून है वाटर का उसको पूरी दुनिया जो है अपहेल्ड करेगी, क्योंकि ये पूरे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो जो जीसीसी, देखें, मैं ये कहूं कि हमारी किसी एक मुल्क से एक्सपेक्टेशन है, हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि दुनिया जो राइट है और जो मेरिट है उसके साथ खड़ी होगी। जब एक मुल्क इतना बुलंद व बाला एक जो है वो स्टेटमेंट दे दे कि हम इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, तो इससे बड़ी क्या स्टेटमेंट हो सकती है? जब हम एविडेंस जो है वो दुनिया के सामने रखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखते हैं, और हम ये कहें कि आप इसका फोरेंसिक करा लें, हम वी आर ओपन टू इट। तो मेरे ख्याल से हम तो अपना केस दुनिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम द वर्ल्ड आल्सो नीड्स टू गिव सम अटेंशन, क्योंकि ये सूरत हाल डिफ्यूज होना भी जरूरी है। और खास तौर पे राना साहब, क्योंकि हम कल रात की ही बात बता रहे थे जहां क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल जो फायरिंग थी वो इंटेंसिफाई हो गई थी, और ऑब्वियसली हमारी तरफ से भी एक जवाबी फायरिंग थी। जस्ट थिंकिंग आउट अलाउड कि ये मतलब इसी तरह हम इंटेंसिटी बढ़ते हुए देख रहे हैं, या यू थिंक कि ये भी डिसमिट हो जाएगी, मतलब ये इट विल डाई डाउन? देखें, जो असल इशू है वो इंडिया के फॉल्स नैरेटिव जो मोदी गवर्नमेंट जो इंडिया के अंदर चला रही है अपनी लोकल सियासत को, जिसको कहते हैं कि वो अपने इंटरनल इश्यूज को एक्सटर्नलाइज कर रही है, यानी कि जो उसके अपने फ्लॉज हैं, जो वो समझता है कि मकबूजा कश्मीर अंडर कंट्रोल है और ऐसा नहीं है, और जो हिंदुत्व पॉलिसी जो वहाँ एक कह लें कि फ्रिक्शन पैदा कर रही है मुसलमानों और हिंदुओं के अंदर और उनकी को एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर रही है, तो उन इश्यूज को वो एक्सटर्नलाइज करना चाह रहा है, उसका ब्लेम वो पाकिस्तान में डालना चाह रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर जो सेन वॉइसेस हैं और एक बड़ी मैसिव
जो है वो सवालात की बौछार है इनकी अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर जो उसको चैलेंज कर रही है। तो मैं समझता हूं कि ये और पाकिस्तान ने जो ऑफर किया और खुले दिल के साथ ऑफर किया उसमें बड़ा अहम किरदार है इस बात का भी कि पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इस पे कोई रिस्पॉन्स आया सर? मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब तो पाकिस्तान ने तो हर तरह की ऑफर कर दी। रिस्पॉन्स आया ना, देखिए दुनिया का रिस्पॉन्स आया ना इस चीज के ऊपर। इंडिया के भारत से आया कोई? नहीं, देखें भारत तो अपने प्रोपेगेंडा पे प्ले कर रहा है। वो तो जो है अपना एक, मैंने आपको बताया, जो इंटरनल इश्यूज को एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश कर रहा है। वो तो ये ब्लेम जो है वो हमारे पे डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि दुनिया ने उस मौक़िफ़ को सपोर्ट नहीं किया। अब भारत के अंदर भी जो है उस मौक़िफ़ को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये सारा जो कह लें कि भारत का हमेशा और मोदी हुकूमत का हमेशा ये कोशिश रही है कि ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसे पुलवामा था उसको इस्तेमाल करके और दुनिया ने रिस्पॉन्ड किया। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, थैंक यू सो मच। और जो राना साहब का ये कहना है ना, तो रिस्पॉन्ड कर रही है ना इस बात को कि वी आर सेइंग कि जी ओपन इन्वेस्टिगेशन आप करें। तो ये एक प्रेशर बिल्डिंग भी तो है इंडिया के ऊपर, क्योंकि अगर दुनिया एक साइड पे है, पाकिस्तान भी उनके साथ ही एक साइड पे है कि करा लो भाई इन्वेस्टिगेट, और सिर्फ एक इंडिया है जो नहीं मान रहा, which is the strangest thing, जिसके साथ हुआ उसको तो मानना चाहिए। कि क्या होता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के दौरे की बात कर रहे थे, भारत भी उन्होंने जाना है। दीगर ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया के किरदार पर इससे पहले बात हो चुकी है, अमेरिका का सर्टनली किरदार तो आपको पता ही है, आपके सामने इससे पहले भी बात हुई है। और अमेरिका जेडी वैंस का बयान देख लें जिससे भी भारत को थोड़ी मायूसी हुई होगी। लेकिन लेट्स सी कि कौन भारत को ये समझा पाएगा या भारत कब समझ पाएगा। क्या उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, इलेक्शंस हैं सर पे बाज़ रियासतों में, उसके बाद कुछ मामला ठंडा करेगा। अच्छा, इस पे या उससे पहले ही आलमी प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि अब ये गुंडागर्दी मजीद नहीं चलेगी। इस पे हम मजीद बात करेंगे, सिचुएशन रूम विल कंटिन्यू। अच्छा, अब हम कोई और बातें इसलिए करेंगे। मौसम आपको पता है पूरे मुल्क में ही कुछ आंधी तूफान, बारिश, तेज हवाएं, झक्कड़, इस तरह का सिलसिला हुआ है जो सर्टनली कुछ क्रिकेट भी मुतासर कर रहा है। बट एट द सेम टाइम आई मस्ट वार्न यू हुमा, अगर आपको आम कुछ कम मैसर आए तो आप शिकायत ना कीजिएगा, क्योंकि ये जो अभी आंधी तूफान आया है ना, इससे आमों के बागात को बहुत नुकसान पहुंचा है। और ये वाला जो सिचुएशन बनी होती है ना, झक्कड़ खासतौर पे जो आपने कहा है, जो एकदम से तेज़ हवाएं आती हैं और मतलब उससे फल जो है और ख़ास तौर पे मैंगो ट्रीज़ वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। अब्दुल्ला, मुझे तो आम आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं से, मतलब बाकी दुनिया का कुछ पता नहीं है जैसे कि आप। अच्छा चलें, उस पर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी हम अपनी ख़ास टीम का जिक्र करेंगे। आमों के तस्करे के बाद पाकिस्तान सुपर लीग एक्स कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर से होम ग्राउंड में शिकस्त का बदला लिया है, ऐसा लग रहा है हमें। लेकिन इट वाज अ मैच टू वॉच बाय द वे, मतलब दोस्त बीच में रुका रहा था। हाँ, बीच में रुक गया था, बारिश हो गई थी, फिर वो डीएलएस की वजह से 15 ओवर्स की तरफ चला गया, सिर्फ 15 ओवर्स में किया। लाहौर वाज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट बिफोर। जब शुरू हुआ था ना मैच तो लगता था कि वो लाहौर के ही हाथों में है, बिकॉज बहुत कमाल किस्म की प्लेइंग हो रही थी और फिर बारिश होगी एकदम से। उसके बाद वापस जब आए पलट गया बारिश नहीं, उसके बाद जब वापस आए ना, तब ऑल्सो लाहौर प्लेड प्रीटी वेल, बट ऑब्वियसली 15 ओवर से इतना ज्यादा स्कोर तो हो नहीं पाया। फिर भी कोई 150 समथिंग था, कितना था 160। लेकिन फिर कराची आया, ओहो, वो लगता था कि वो सारा जो तूफान आया था लाहौर में वो कराची के अंदर आ गया था और जबरदस्त किस्म का उन्होंने भी खेला एंड द बेटर टीम वन। लेकिन अच्छा खेल पेश किया दोनों टीमों ने बिल्कुल, बहुत आपने सही बात की है, कमेंट्री बिल्कुल बहुत अच्छा पेश किया। मतलब वो ऐसा मैच था कि जो स्टेडियम में आए हुए लाहौरी उनको जरूर मजा आया, उन्होंने बहुत एंजॉय किया होगा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि लाहौर कलंदर नहीं जीता, बट कराची वन एंड इट डिजर्व टू विन बिकॉज दे प्लेड रियली वेल। राशिद लतीफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक कप्तान हैं, हमारे फेवरेट हैं, और है कोई और अभी राशिद भाई हैं? नहीं, भट्टी साहब भी हैं, भट्टी साहब भी हैं हमारे साथ। अच्छा, हमारे सामने दिखाए ना, फिर हमें जी दोनों आ गए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे और फेवरेट, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा राशिद भाई, अब जरा पॉइंट्स टेबल पहले देख लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उस पर हमारी नजर बड़ी रहती है, क्योंकि आजकल बड़ा डेलिकेट सिचुएशन है, रोज ही पॉइंट्स टेबल जो है वो, इनका कहने का मतलब है कि नाजुक सूरत हाल है। जी, मैंने क्या कहा, डेलिकेट सिचुएशन। ओके, मैंने कहा सिचुएशन रूम के पास, हम इधर आ जाए डेलिकेट सिचुएशन पे। तो अब जी कौन है टॉप पे? ग्लैडिएटर्स टॉप पे आ गए हैं, विच इज़ इंटरेस्टिंग। इस्लामाबाद जो है वो नीचे चली गई है, दूसरे नंबर पे, थर्ड पे कराची आ गई है और लाहौर चौथे पे।
पेशावर 5वें पे ज़रूर है। हाँ, लेकिन फिर मुल्तान तो बिल्कुल ही बॉटम ऑफ द बैरल है। लेकिन पेशावर के मैचेस भी कम हैं, इसलिए पेशावर का चांस भी है। सो ये हम पूछ लेते हैं। राशिद भाई बताइएगा, मतलब कैसा लगा आपको कल का मैच, और ये जो पॉइंट्स टेबल की बनती बिगड़ती सूरत हाल है, बाज़ टीमों के लिए बन रही है, बाज़ के लिए कुछ नॉट सो बन रही है, यहाँ को अल्टीमेटली कौन ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पॉइंट्स टेबल पे देखते हैं तो एक मैच रह गया लाहौर कलंदर्स का, और वो है 9 तारीख को पेशावर दलमी। उससे पहले पेशावर दलमी 2 मैचेस खेल चुका होगा। वहां पे सिचुएशन शायद चेंज हो, या तो 6 पॉइंट पे ही हो या वो 8 पॉइंट पे जा चुके होंगे, तो 8 या 10 पॉइंट पे जा चुके होंगे। और वो मैच लाहौर कलंदर्स को जीतना बहुत जरूरी होगा। क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ एक टीम बाहर हुई है, वो है मुल्तान सुल्तान। बाकी सब आखिरी मैच तक वेट करेंगी, तो थोड़ा सा कम चांसेस लग रहे हैं इस वक्त। लाहौर कलंदर्स बड़े बिल्कुल एज पे है कि वो पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। कराची किंग्स ने बड़ा अच्छा मैच जीता कल, क्योंकि कुछ गलतियां की लाहौर ने। प्लेइंग 11 उनकी जो थी उसमें सिर्फ 2 फास्ट बॉलर खिलाए, जिसमें एक खुद थे कप्तान और दूसरे हारिस रऊफ थे। दोनों ने मिलके 6 ओवर में 81 रन दिए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 2 पाकिस्तान के प्रीमियर बॉलर वो अगर इस तरह से बॉलिंग करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किलात आगे हो सकती हैं। इनकी सिलेक्शन पे भी इससे पहले हम मैच देखते हैं तो मतलब क्या लाइन और लेंथ और विकेटें, और एक ओवर में 2 विकेटें, और उसके बाद कल के मैच में इतने ज्यादा रन पड़ जाना, क्या कंडीशंस का फर्क होता है या परफॉर्मेंस में फर्क पड़ जाता है? क्या फर्क होता है? बारिश हो गई, बॉल वेट हो गई, गीली हो गई ना, तो उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और जो इसमें स्पिनर ज्यादा कामयाब शायद तो इतनी फोरकास्ट तो होगी ही पता कि बारिश हो सकती है, तो ये तो पहले प्लान नहीं कर लेना चाहिए था। जी, मेरे ख्याल से जमान खान को खिलाना चाहिए था। इनके पास ज्यादा स्पिनर्स चले गए, जो कि अगर देखें सिकंदर रजा ऑलरेडी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, फिर रिशाद को भी उन्होंने खिलाया, तो फिर आसिफ आफरीदी भी खेल रहे हैं। और मजे की बात देखें, सबसे अच्छा जो बॉलर खेलते हैं वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को ही खेलते हैं, या स्पिनर्स को जब इस एज में आ जाते हैं तेज बॉलर से थोड़ा सा आप अवॉइड करते हैं। तो अगर मुल्तान सुल्तान ने भी अगर अटैक कराया था, ब्रेजवेल से करवाया था, उन्होंने 24 रन बनाए थे वहां पे। कल भी दूसरे ओवर में उन्होंने अपने सारे रन तकरीबन उन्हीं के ओवर में, आसिफ आफरीदी के ओवर में ही कर लिए, क्योंकि रिसोर्सेज कम थी शाहीन के पास बॉलिंग के लिए। तो ये शायद बहुत बड़ी गलती हुई है। कराची किंग्स ने टॉस जीत के उनको बारिश की वजह से उन्होंने खिलाया, और अपने 4 पेसर्स को खिलाया। 5वें नबी थे और 6ठे खुशदिल शाह थे, तो उनकी बॉलिंग पूरी थी। अपनी पूरी बॉलिंग लाहौर कलंदर्स ने प्रीवियस जो मैचेस खेले या कलंदर्स ने अपनी पूरी बॉलिंग से जीते हुए, और कल के मैच में उन्होंने शायद अंदाजा नहीं लगाया कि अगर छोटा मैच हो गया तो लाहौर को मुश्किल होगी। लेकिन लाहौर फिर भी अच्छी पोजीशन में था। लेकिन जो इरफान ने बैटिंग की है, खन्याजी ने आउटस्टैंडिंग, नबी और इन्होंने आखिर में मैच ऐसे निकाल लिया। 48 रन चाहिए थे लास्ट 3 ओवर पे, तो इतने आराम से मैच निकाल लिया। तो बहुत अच्छा भी लगा, मजा आया कि यंगस्टर प्लेयर खेल रहा है। अच्छा, कुछ खास अच्छा नहीं लगा वैसे, क्योंकि आपको पता है मुझे और भट्टी साहब को बहुत मजा आया रात में। नो, इट वाज एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग मैच। लेकिन आपको पता है लाहौर जीत रहा होता है तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं कि कुछ हमने प्लेयर्स को इस तरह टूर्नामेंट में परफॉर्म करते हुए नहीं देखा जिस तरह हमने कल देखा है। खासतौर पे अगर कराची किंग्स की बात कर लें तो इमरान नियाजी डिड फैबुलस जॉब, उस तरह हमें पहले नजर नहीं आए इस टूर्नामेंट में। क्या वजह है? मतलब पूरा मैच ही बेसिकली। जी हुमा, इरफान नियाजी जो है वो तकरीबन 1.5 साल से पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा है, लेकिन कल जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, और मेरे ख्याल कल के मैच में टर्निंग पॉइंट वो मरहला था जब इरफान नियाजी ने 3 गेंदों पर शाहीन शाह अफरीदी को 3 छक्के मारे, वहीं से मैच पलट गया। और मेरे ख्याल में एक और प्लेयर जिसका अभी तक जिक्र हुआ नहीं, राशिद भाई शायद भूल गए, साद बेग ने 4थे नंबर पर आकर वो जो 25 रन बनाए ना, उस बच्चे का भी आप कॉन्फिडेंस देखें। वो विकेट कीपर बैट्समैन है, पाकिस्तान अंडर-19 के कप्तान भी रह चुके हैं, तो साद बेग की इनिंग्स भी बड़ी वाइटल थी। लेकिन कंसर्न ये है कि पाकिस्तान के जो 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, जिस तरह राशिद भाई कह रहे थे, 81 रन उन्होंने 6 ओवर्स में दिए, फिर 10 गेंदों पर दोनों ने, हारिस और शाहीन ने 5 छक्के खाए। तो मेरे ख्याल में ये कंसर्न की बात है। लेकिन पिछले 3 दिनों में हमने जिस तरह यंगस्टर्स को देखा, कल
मोहम्मद नईम को हमने लाहौर कलंदर्स की तरफ से एज ए ओपनर देखा, बड़ा जबरदस्त टैलेंट है। और पारा चनार पाकिस्तान का वो हिस्सा जहां पर हमें क्रिकेट के हवाले से कम सुनने को मिलता है। मोहम्मद नईम का ताल्लुक पारा चनार से है और 7 साल से वो लाहौर कलंदर के साथ जी बड़ा जर्नी है तो मोहम्मद नईम का विद लाहौर कलंदर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऐसी थी उनकी कि वो मतलब बिल्कुल ही नजरों में आ गए और एक जैसे हाउस होल्ड नेम कोई बन जाता है। जरा ये भी बताएं राशिद भाई कि अगर हम लाहौर का सेटअप देखें, प्लेइंग 11 कुछ और है। हमने ऑन द ग्राउंड हम लाहौर गए हुए थे, हमने डेविड वीजे को भी देखा था। क्या वजह है कि उनको खिलाया नहीं गया टीम में? देखिए हर एक प्लेयर का एक टाइम होता है, शायद इतना बहुत ज्यादा खेल चुके हैं ऑलरेडी वो, और एज ए 2 काम वो कर रहे हैं, एज ए कोच भी वो काम कर रहे हैं, शाहीन को की हेल्प भी कर रहे हैं। और लेकिन इनके पास जो रिसोर्सेज हैं उसके लिहाज से दूसरे बॉलर भी बन जाते हैं। लेकिन डेविड विदे पूरे टूर्नामेंट में देखें शायद 1 या 2 मैचेस शायद खेले होंगे, शुरू में इतना गौर नहीं किया मैंने। लेकिन इस साल लग रहा है कि उनके जो कोचिंग के प्राइस ज्यादा अंजाम दे रहे हैं वो, बनिस्बत ये कि वो खेलें, प्लेइंग 11 में आए वहाँ पे। तो लाहौर कलंदर की प्लेइंग 11 का जैसे आपने बात की है, वो लग रहा है कि जिसकी वजह से उनको काफी फर्क पड़ा है। और स्पेशली फास्ट बॉलर जिस तरह से उन्होंने मार खाई है दोनों ने, स्पेशली इसमें हम बात करते थे रिजवान की और बाबर की, लोग भूल जाते थे कि 2 और हैं। शायद एजेंडा बेस हमारे यहाँ कंपेन की जाती है टीवी के ऊपर बैठ के, ये दोनों भी मुसलसल मार खा रहे थे 2 साल से, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की ज्यादा। तो यही फर्क है हमारा कि टारगेटेड अगर आप क्रिटिसिज्म करोगे तो पूरी टीम खराब होती चली जाएगी, और नजर आ रहा है। That's right. नजर आ रहा है। अच्छा जल्दी से ये बात कर लेते हैं कि अभी हमें फर्स्ट 2 तो नजर आ गए हैं अगर पॉइंट्स टेबल पे देखा जाए। आपको क्या लग रहा है वैसे इस्लामाबाद मतलब 3rd और 4th में? मुझे लग रहा है इस्लामाबाद की पोजीशन भी जरा कमजोर हुई है और आने वाला दिन ब दिन होती चली जा रही है मे बी। इस्लामाबाद का ये है कि ना अपने होम पे बहुत अच्छे है, ये कंडीशन वाली टीम लग रही है, क्योंकि शुरू के 5 मैचेस अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छा खेले। लाहौर रास नहीं आया है इनको और ये हारते चले गए, 3 मैचेस हारे और अपनी टीम बहुत तेजी से चेंज की। अगर हम देखते हैं लाहौर कलंदर की एक चीज अच्छी रही कि उनकी प्लेइंग 11 बहुत कम चेंज किया उन्होंने, कल करनी थी तो कल नहीं कर पाए। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड शायद होम पे एडवांटेज उनको होगा जीतने का, खेलने का, तो उनको। लेकिन इस टीम में अगर देखते हैं कंडीशन के लिहाज से कराची किंग्स वो टीम है जिसको कंडीशन की शायद इतनी जरूरत नहीं है। बाकी सब टीम्स हैं, जैसे कोयटा ग्लैडिएटर को फायदा हुआ, 4 फास्ट बॉलर खिलाए उन्होंने लाहौर में, मैच जीतते चले गए। दूसरी टीम को देखें, लेकिन इन टीम में देखें कराची किंग्स जैसी टीम है जहां मर्जी खिलाए, उनका स्टाइल खेलने का एक ही है, क्योंकि 3 फॉरनर उनके पास टॉप ऑर्डर पे हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास, वहां इनको एडवांटेज हो जाता है और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। Certainly. So let's see. अभी भी मुकाबला सख्त है बहुत टीमों के लिए। Let's see आगे कौन जाता है। हाँ मतलब अभी क्लैरिटी कोई नहीं है कि कौन होगा आने टॉप 4 में। बदल रही हैं। कराची की बात करेंगे, गर्मी बहुत बढ़ गई है और गर्मी बढ़ने के साथ ही एक मर्ज जो तेजी से फैलता है वो है गैस्ट्रो। पेट बड़ा खराब हो जाता है, ये क्या चल रहा है? मतलब आप कुछ भी खा लें। ऑन दिस वीकेंड हाँ जी फ्राइडे को मैंने अपनी बेगम को जाके ट्रिप लगवाई है, बिकॉज वही पेट वॉमिटिंग, मतली, पेट में शदीद दर्द एंड घर में और भी कुछ लोग उससे मुतासर थे और उन्होंने रात में बाहर से खाना खाया था और मैंने क्योंकि नहीं खाया था इसलिए मैं महफूज रहा। चलिए डॉक्टर सादिया खालिद ने हमें ज्वाइन किया, इन्हीं से बात कर लेते हैं बिकॉज ये हर घर की एक्चुअली यही प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहबा क्या हाल है आपका? डॉक्टर सादिया क्या किया जाए, मतलब मौसम को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते और गर्मी के साथ साथ जो चीज़ें होती हैं जैसे कि मच्छर मलेरिया वो भी चल रहा है, गैस्ट्रो भी चल रहा है, डिहाइड्रेशन भी चल रही है। हाउ डू वी टैकल दिस? अच्छा देखिए, जब गर्मी आती है टेम्परेचर राइज करता है तो हीट स्ट्रोक, गैस्ट्रोएंटराइटिस, बहुत सारी स्किन की डिजीजेज जो है वो प्रेवलेंट होती हैं। तो कंट्रोल करने का तरीका यही है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और कोशिश करें कि खुले हवादार कपड़े, कॉटन मटेरियल पहने, बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स का इस्तेमाल ना करें और किसी बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। जब बहुत ज़्यादा धूप है, जब टेम्परेचर पीक पर है तो अवॉइड करें। अच्छा, पानी का जो आपने जिक्र किया है ये तो हम आपकी तरफ से और खुद भी दोबारा से कहते भी रहते हैं, मिनरल वाटर
और बॉइल्ड वाटर, मतलब फिल्टर प्लांट से भी लेके आ रहे हैं ना अगर आप पानी, तो उसको भी बॉईल। अच्छा, एट द सेम टाइम डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे आपको पता है ये जो फ्रूट्स होते हैं, पर्टिकुलरली तरबूज टाइप फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर यही तरबूज भी थोड़ा 19-20 हो जाए तो वो आपको दस्त और पेट ख़राब कर देता है। सो हाँ, क्या मतलब एहतियात बरतनी चाहिए व्हेन वी आर कंज्यूमिंग, बिकॉज गर्मी में फल ज़्यादा आते हैं, फ्रूट्स ज़्यादा कंज्यूम करे अगर कोई इंसान, सो मतलब घर वाले तो चला लेते हैं ना, थोड़ा सा ख़राब भी है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, कल का फ्रिज में रखा हुआ है, परसों का फ्रिज में रखा हुआ है। अच्छा जी, ये जो स्टेल फूड होता है, ये जो खाना पीना, वो जब पावर फ्लक्चुएशन होती है, जो फ्रिज का टेम्परेचर जब ऊपर नीचे होता है, तो अक्सर जो है वो फूड की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो जब आप इस तरह का खाना खा रहे होते हैं तो पेट खराब होने का बहुत मुमकिन हद तक चांस होता है, और बल्कि होता भी है कि जब आपने कोई बाहर की चीज खा ली या कोई घर की ऐसी चीज, अब पावर फ्लक्चुएट हो रही है, रेफ्रिजरेटर जब अपना प्रॉपर कूलिंग नहीं कर पा रहा है और आपने वो खाना कंज्यूम किया है, तो पेट में दर्द, डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस बहुत मुमकिन हद तक है कि हो जाता है। तो इसका तरीका ये कि अगर बहुत ज्यादा, अच्छा अगर जरा सा भी फ्रूट खराब है तो प्लीज उसको अवॉइड करें, फेंक दें, खाएं नहीं, क्योंकि अगर आप इस तरह का फूड कंज्यूम करेंगे तो डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब अलामात, गैस्ट्रो होना जो है वो बहुत मुमकिन है कि हो जाए पेशेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कर दिया, बिकॉज वाकई वो घर में जब इतना फ्रूट आया हो तो थोड़ा बहुत ख़राब हो भी जाए तो इंसान ले लेता है। आपके तवज्जुह से डॉक्टर साहिबा, हम यहाँ ज़रा लोगों को ये भी कहना चाहते हैं कि प्लीज़ बाहर का खाना जो है आजकल अवॉइड करें, ख़ास तौर पे ये चाटें और ये जो चीज़ें जो बड़ी शौक भी होता है, लाइट भी फील होती हैं, लेकिन दही बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो लिहाजा डॉक्टर सादिया, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम। दूसरा ये पानी, मतलब लाइनों से आ रहा है पानी, आप फिल्ट्रेशन प्लांट से ला रहे हैं, वॉट एवर यू नीड टू बॉयल द वाटर। दुनिया के सामने पहले दिन से रख रहा है, पहले घंटे से रख रहा है और 2 हफ्ते को होने को आए हैं। भारत ने मतलब दूसरी सांस लेने से पहले हम पर इल्जाम तो लगा दिया था, लेकिन अभी तक दुनिया को और ना हमें कोई सबूत मुहैया कर सका है। इसी पे बात करेंगे सहाफी हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं। मीर साहब, बहुत सी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले तो बिल्कुल जो हम यही बात कर रहे थे कि पहलगाम वाक़ये को 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं। इंडियन हुकूमत ने फौरन से, मतलब विदिन 5 मिनट्स उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तो लगा दिया, लेकिन अब तक इस इल्ज़ाम की कोई बुनियाद मुहैया नहीं कर सके, मतलब कोई जालसाजी भी नहीं हो सकी। क्या कोई सबूत सामने ना ला पाना मोदी को बैकफुट पर नहीं ले गया आपके ख्याल में? देखें, ये जो पहलगाम में अटैक है ना 22 अप्रैल 2025 को, इसका अगर आप कंपेयर करें 2019 का जो पुलवामा अटैक है और 2016 को जो उड़ी में अटैक हुआ था, तो उन दोनों अटैक्स में, उड़ी में और पुलवामा में जो टारगेट थी वो इंडियन फौज थी और सिक्योरिटी फोर्सेस थी। और उससे पहले जो 2008 में मुंबई अटैक्स थे उसमें जो सिविलियंस थे वो उसमें टारगेट थे। अब आप देखें कि 2008 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इंडिया का डिप्लोमेटिक ऑफेंस था, यानी कि जो उनकी सफारती मुहिम थी, वो काफ़ी हद तक उसका नेगेटिव फॉल आउट था। पाकिस्तान काफ़ी बैकफुट पे चला गया था उसमें। और फिर जो 2016 में जो उड़ी में और 2019 में पुलवामा में हुआ तो टारगेट इंडियन फौज थी, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो उस वक्त जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के जो बयानात थे और कुछ यूरोपीय ममालिक के जो बयानात थे, तो वो जो पाकिस्तान का नैरेटिव था उसको वो बाय नहीं कर रहे थे। अब आप ये जो पहलगाम का जो वाक़या है, इसको अगर आप कंपेयर करें माजी के वाक़यात के साथ, तो जो सिमिलैरिटी है वो मिलती है आपको जो 2008 का मुंबई का हमला है उससे मिलती है। उसमें भी सिविलियंस थे टारगेट और पहलगाम में भी सिविलियंस टारगेट हैं। लेकिन जो माजी के जो 3 बड़े वाक़यात की मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उसमें जो इंडिया की जो डिप्लोमेटिक ऑफेंस थी उसको काफ़ी वेस्ट में, ख़ास तौर पे अमेरिका में पजीराई मिली। लेकिन ये जो पहलगाम का वाक़या है, इस पे फ़ौरन उनको पजीराई नहीं मिली, बल्कि 2 हफ्ते गुजर गए हैं, अभी तक उनको कोई इनकरेजिंग रिस्पांस नहीं मिल रहा, ना अमेरिका से, ना यूरोपीय यूनियन से, ना ही मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं वहाँ से उनको कोई रिस्पांस मिल रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पहलगाम के वाक़े के बाद उन्होंने विदिन 5-10 मिनट्स पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया और कहा जी कि ये पाकिस्तान पे हमला हुआ है। तो उसमें जो लोग पहलगाम की जो
ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में जानते हैं, उनको पता है ये तो कई सौ किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल से। तो इसमें जो इंडियन गवर्नमेंट की जो जल्दबाजी है और फिर उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, उसने ये उनके लिए एक खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है कि उनका जो नैरेटिव है उसको पजीराई नहीं मिली और उसका ज़ाहिरी बात है फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ है। तो पाकिस्तान ने भी एक बड़ी अग्रेसिव डिप्लोमेटिक कैंपेन जो है वो शुरू की। फिर इंडिया ने जो एक और काम किया जिससे उसको ज़्यादा पजीराई नहीं मिली, वो जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। तो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके उन्होंने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि वो पानी को एक आबी जारहियत के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमला जो है उसको कह रहे हैं ये दहशतगर्दी हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं जी हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। और जो पानी बंद करने का जो ऐलान है उसमें भी बड़े इबहामात हैं, बड़े सवालात हैं। और इंडियन सोशल मीडिया को अगर आप देखें तो वहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि शायद मोदी गवर्नमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। तो जो मोदी गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है उसको ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल लेवल पे पजीराई नहीं मिली, बल्कि खुद डोमेस्टिक लेवल पे इंडिया के अंदर भी काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं जो कि उनके सवालात उठ रहे हैं। और जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन का आपने तस्करा किया, बिल्कुल दुनिया इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती कि कोई भी मुल्क पानी को एज अ हथियार इस्तेमाल करे, क्योंकि अगर ये रिवायत निकल पड़ी, चल पड़ी, तो फिर तो ये सिलसिला मतलब कहीं रुकने वाला है नहीं। एट द सेम टाइम मीर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि कशीदगी कम कराने के लिए अमरीका भी ज़ाहिर है इन्वॉल्व हुआ, ईरान ने तो फ़ोन कॉल से आगे निकल कर अपने वज़ीर ख़ारजा को ही भेज दिया, दीगर ममालिक से भी पेशकश हुई, वो भी कुछ कोऑर्डिनेशन की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अब भी ये खदशा मौजूद है कि भारत कोई मिस एडवेंचर, कोई बेवकूफ़ी कर सकता है, या इंटरनेशनल राब्ताकारी के बाद इसका चांस कुछ कम हुआ है? जिस तरह के LOC पे आजकल फायरिंग हम देख रहे हैं, बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि इंडिया जो है वो पहलगाम के वाक़े के बाद इंटरनेशनल लेवल पर अपना जो सौदा है, यानी कि जो उनका जो नैरेटिव है उसको बेचने के लिए वो चाइना के साथ अपनी जो कन्फ्रंट्रेशन है उसको बतौर एक शोल्डर के इस्तेमाल कर रहा है, कंधा बना रहा है उसको कि जी क्योंकि हमारी चाइना के साथ लड़ाई है और पाकिस्तान चाइना का इत्तेहादी है, तो हमारी लड़ाई दरअसल पाकिस्तान के साथ नहीं चाइना के साथ भी है। अब ये जो इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, इसमें एक पहलू जिसको कि यहाँ पे हमने नज़रअंदाज किया है, लेकिन क्योंकि पिछले दिनों मैं अमेरिका में था तो बॉस्टन में और न्यूयॉर्क में कुछ थिंक टैंक्स में मुझे जाने का मौका मिला, तो उन थिंक टैंक्स में एक नुक्ता जिस पे वो बात कर रहे थे वो ये था कि ये जो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, दरअसल इसकी वजह यह है कि जनवरी 2025 में चाइना ने ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है उस पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का ऐलान किया है। और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो इंडिया की एक तरह से बहुत बड़ी लाइफ लाइन है। तो उस पर इंडिया जो है उसने काफ़ी एहतजाज किया, उसने कहा कि जी ये तो हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, इससे हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो इंडस वाटर ट्रीटी है, लेकिन चाइना और इंडिया के दरमियान कोई ट्रीटी नहीं है। तो चाइना ने उनकी बात नहीं सुनी। इंडिया ने कोशिश की कि बांग्लादेश को भी इस पर अपना इत्तेहादी बनाए, बांग्लादेश भी उनका इत्तेहादी नहीं बना। तो अब जो अमेरिका के कुछ जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं, ख़ास तौर पे ये बात जो है ये हार्वर्ड में जो पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कुछ वाटर एक्सपर्ट्स ने भी ये बात की। तो उन्होंने हमें ये बताया कि ये जो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, तो दरअसल इंडिया जो है वो जो चाइना ने ब्रह्मपुत्रा रिवर पे एक दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का ऐलान किया है कुछ महीने पहले, तो ये उस डैम को रुकवाने के लिए या उसके डिज़ाइन में तब्दीली पैदा करने के लिए उसने एक तरह से ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं, बारगेनिंग पोजीशन बनाने की कोशिश की है। और उसको पता है कि अल्टीमेटली अगर जब बातचीत शुरू होगी तो पाकिस्तान से तो हम रिलीफ नहीं ले सकते, पाकिस्तान को तो इतनी रिलीफ काफ़ी होगी कि हम कहेंगे अच्छा चलें जी हम इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर कर देते हैं। लेकिन असल में वो चाइना पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये जो चाइना कार्ड खेल रहा है इंडिया, ये इस पर अमेरिका में जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनके काफ़ी कंसर्न्स हैं और उनका ये ख्याल है कि ये इंडिया जो है वो चाइना कार्ड इस तरीके से खेल रहा है कि उससे एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि पाकिस्तान और इंडिया जंग की तरफ जा रहे हैं
और मौजूदा सूरत हाल में जंग की तरफ जाना जो है वो अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि अब अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का डेलीगेशन जो है वो पिछले दिनों पाकिस्तान आया हुआ था, हम भी उन लोगों से मिले वहाँ पे अमेरिका में, तो वो पाकिस्तान में जो मिनरल्स के मामलात में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी इंडिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत सी अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अमेरिका में बड़ी इन्वेस्टमेंट, उनकी इंडिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया में लड़ाई हो। लेकिन इंडिया ने माहौल ऐसा पैदा कर दिया है कि जो इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान से भागेगा तो इंडिया से ज़्यादा भागेगा, इंडिया को उसका ज़्यादा नुकसान है। तो इसलिए जो इसमें जो इंडिया ने चाइना फैक्टर को इस्तेमाल करने की कोशिश की, चाइना कार्ड को खेलने की कोशिश की, उसमें भी उसको बहुत बुरी तरह नाकामी हुई है। पर्सपेक्टिव मीर साहब, अब पहलगाम का बहाना करके जिस तरह भारत ने सिंध तास मुआहदे पर स्ट्राइक डाउन ही की है, वो तो खैर एक चीज़ है ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि ये कश्मीर वाला जो सारे सिचुएशन बनी हुई है, इस पर शायद इसीलिए बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनको पता है कि उनका पानी जो है वो एक्सपोज हो जाएगा और ऑब्वियसली उसके बाद उस पर कोई समझौता हो नहीं सकेगा। इज दैट द रीज़न? आपको भी यही लग रहा है कि वो कश्मीर वाले मामले पर लचक बिल्कुल नहीं दिखा सकते इसी वजह से कि पानी का कंट्रोल उनके हाथों से निकल जाएगा? ये आपको सेंस आ रही है, दिस इज द रीज़न? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें बिल्कुल ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान की तरफ से पहलगाम के अटैक के बाद जो कुछ भी वो डिप्लोमेटिक लेवल पे कर सकते थे उन्होंने किया। उन्होंने सिंध तास मुआहदे को सस्पेंड किया, उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन जो है वहाँ पे जो स्टाफ है उसको कम करने का ऐलान किया, उन्होंने और भी बहुत से पाकिस्तान पे झूठे इल्ज़ामात लगाए। अब जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनमें कुछ ऐसे दोस्त ममालिक भी हैं जिनके इंडिया के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात हैं, वो पाकिस्तान को ये वार्न कर रहे हैं जी कि आप हिंदुस्तान से होशियार रहें, और हमें ख़ुद भी जो है वो किसी बहुत ज़्यादा गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई ये समझता है कि जी इंडिया जो है वो एडवेंचर नहीं करेगा, तो एडवेंचर जो है वो इस वक्त भारत की जो मोदी सरकार है उसकी सियासी और सफारती ज़रूरत है। सियासी ज़रूरत इसलिए है कि पहलगाम के वाक़े पे उनका नैरेटिव जो है वो फ्लॉप हो गया है, बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ है, और अब इंडिया में भी सवालात उठाए जा रहे हैं। तो इसलिए एडवेंचर तो वो कोई ना कोई कर सकते हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पे कंसर्न ये है कि चले इन्होंने सिंध तास मुआहदे को सस्पेंड कर दिया, अब ये अगर कोई एडवेंचर करते हैं, मिसाल के तौर पे कुछ जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनसे मैंने सुना अमेरिका में, वो कहते हैं जी कि हो सकता है कि जो आज़ाद कश्मीर का जो नीलम का इलाका है, नीलम वैली का जो इलाका है, वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करना बड़ा आसान है। अगर आप नीलम वैली गए हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो नीलम का जो रिवर है वो कुछ जगहों पे वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, छोटा सा है, और एक गांव जो है वो आधा पाकिस्तानी साइड पे है, आधा जो है वो दूसरी साइड पे है, तो वहाँ पर क्रॉस करना बड़ा आसान है। तो वो कुछ इलाके पे कब्जा करके कुछ दिन के लिए उसको होल्ड करके तो वो एक प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, देखें जी कि हमने आज़ाद कश्मीर पे कब्जा कर लिया, उसके बाद हो सकता है वो वापस भी चले जाएं। लेकिन उसके नतीजे में क्या होगा कि रिएक्शन में पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे रिएक्शन कर सकता है, और अगर पाकिस्तान LOC पर किसी और जगह पर फ़र्ज़ करें कि जम्मू सेक्टर के किसी इलाके में पाकिस्तान जो है वो जवाबी कार्रवाई करता है और पाकिस्तान अखनौर के रास्ते से घुस जाता है और पाकिस्तान भी किसी इलाके पे कब्जा कर लेता है, तो एक बहुत बड़ी एटमी जंग का ख़तरा है। तो इसलिए जो सिंध तास मुआहदा है उसकी सस्पेंशन इतना बड़ा इशू नहीं है। ज़्यादा बड़ा इशू जो है वो ये है कि भारत अगर कोई छोटा सा भी एडवेंचर करेगा तो वो एडवेंचर तो कर लेगा, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान का रिएक्शन है वो उतना छोटा नहीं होगा, और जो अल्टीमेट कंक्लूजन होगा पाकिस्तान के रिएक्शन का, वो कंक्लूजन जो है वो एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान ने फिर खामोश तो नहीं ना बैठना। तो अब उस पर यह किया कि इंडिया जो है वो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है। अब उन्होंने कहा जी कि हमने बगलीहार डैम से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। अब बगलीहार डैम जो है वो दरियाए सिंध पे तो नहीं है ना, हाँ, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि जेलम और चनाब का पानी भी अल्टीमेटली पंजनद के मुकाम से सिंध में शामिल हो जाता है। तो अगर आप बगलीहार डैम पे कह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, तो आप इसका मतलब है कि
बैक वक्त आबी जारहियत के साथ साथ जो दूसरी जारहियत है, सफारती जारहियत और फिर जो फौजी जारहियत है, वो सारे ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो है वो आप एक नहीं, दो नहीं, तीन ऑप्शन इस्तेमाल करें और पाकिस्तान खामोश रहे। तो पाकिस्तान जैसे ही रिएक्शन करेगा तो उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि जनूबी एशिया एक बहुत बड़ी एटमी जंग के ख़तरे से दो चार हो जाएगा। इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए। इंडिया कोई भी एडवेंचर कर सकता है, हमें तो होशियार रहना ही चाहिए। और हम बार बार दुनिया को भी खबरदार कर रहे हैं कि अगर इंडिया ने कोई एडवेंचर किया तो हम ज़ाहिर खामोश तो नहीं बैठेंगे। डोंट लेट दिस हैपन। मतलब कि ऑब्वियसली इस वक्त कंट्रोल करने देखें, हमने पाकिस्तान ने तो बड़ा साफ साफ कह दिया कि वी विल ओनली रिएक्ट इन केस ऑफ एन एक्शन फ्रॉम इंडिया। तो हम तो रिएक्शनरी मोड में हैं इस वक्त। अगर इंडिया ने कुछ किया, अब इंडिया को संभालना दुनिया का काम है। ज़ाहिर है पाकिस्तान खामोश जब नहीं बैठेगा तो उसके बाद जंग का खतरा भी बढ़ेगा। और मतलब दो एटमी पावर्स की हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ खित्ते का, इस हिस्से का दुनिया के आमने मुतासर हो सकता है, पूरी दुनिया का आमने मुतासर हो सकता है। हिस्ट्री, मतलब ये कोई एक नई चीज नहीं हो रही, देयर इज अ हिस्ट्री। बहुत शुक्रिया आपका मीर साहब। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सफारतकार हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। जब आपसे गुज़श्ता हमने बात की थी तो आपकी राय थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और डोमेस्टिक सपोर्ट होना हो, मोदी कुछ ना कुछ तो शायद करेंगे ही। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपको पता है हरकत में आ चुकी है। उस तरह से इंडियन नैरेटिव दुनिया ने बाय भी नहीं किया जितना शायद उसको तवक्को थी। अमेरिका, ईरान वगैरह तो बाकायदा डिफ्यूज़ कराने की सूरत हाल कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अब भी ये खदशा है कि कोई मिस एडवेंचर इंडिया कर सकता है या खतरा कुछ कम हुआ है? जी, ये खदशा तो बहरहाल अपनी जगह है। दो किस्म की राय मैंने सुनी है। अब ये तो नहीं पता कि मोदी साहब के जहन में क्या चल रहा है। एक तो ये राय है कि वो कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा अटैक करके और पाकिस्तान की तरफ से काउंटर अटैक करके ये मामला ख़त्म हो जाए। दूसरा ये है कि लॉन्ग हॉल कर दिया जाए, यानी पाकिस्तान को अलर्ट रखा जाए और हर वक्त जो है ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बोझ रहे और इसको आहिस्ता आहिस्ता खेलें। जो प्रॉब्लम इनके साथ पेश आई है दोनों ऑप्शंस में, यानी शॉर्ट टर्म एक्शन और लॉन्ग टर्म एक्शन, दोनों में प्रॉब्लम ये आई है कि इनके पास एविडेंस नहीं है कि ये पाकिस्तान ने करवाया था। तो जिस किस्म की ये हमदर्दी इंटरनेशनल कम्युनिटी से तवक्को कर रहे थे वो अब इनको मिल नहीं रही है। तो चुनांचे मेरे ख्याल में इंडिया के पास और मोदी साहब के पास ऑप्शंस अब आहिस्ता वक्त के साथ महदूद होती जा रही हैं। लॉन्ग टर्म में इनके लिए मुश्किल होगा। एक और बात भी इसमें साथ में कह दूं कि जो चाइना फैक्टर है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का अगर स्ट्रेटेजिक किस्म का कोई पार्टनरशिप जहन रहती है तो ये भी एक इंडिया के लिए एक डिटेरेंस फैक्टर है। तो करेंगे तो सही, लेकिन लॉन्ग वॉर जो बड़ी जंग है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। लेकिन अभी भी ये ख़तरा मौजूद है कि वो कोई ना कोई अपने जो कि वो इतना ज़्यादा रेटरिक बढ़ाया है और अपनी आवाम के सामने वो एक किस्म के कैप्टिव हो गए हैं और मजबूर होके वो शायद कोई ना कुछ करने पे कोई ना कोई एक्टिविटी करें, पर लंबी जंग नहीं बल्कि छोटी कोई एक्टिविटी। जी एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान ने इस दफ़ा सिफारती सतह पर एक बड़ा जारहाना प्रोएक्टिव पॉलिसी जो है वो रखी है, जो कि इट हैज़ बीन वेरी इंप्रेसिव बाय द वे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त भी कर दी है ताकि ऑब्वियसली काउंसिल को पाकिस्तान का नुक्ता नज़र जो है उससे आगाह किया जाए, एक ब्रीफिंग दी जाए जो होना भी चाहिए। तो आपके ख्याल में ये कैसा आइडिया है? विल इट वर्क इन पाकिस्तान फेवर? बहुत अच्छा आइडिया। पाकिस्तान इस दफ़ा आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान ने जो सफारती इक़दाम किए हैं इस दफ़ा ज़्यादा हम एतमाद के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये मुकम्मल यकीन है सबको कि ये पाकिस्तान इसमें हिस्सेदार नहीं है। पिछले 3 साल से वहाँ ठीक चल रहा था। पाकिस्तान ऐसा कोई काम क्यों करे कि मकबूजा कश्मीर के लोगों के ऊपर वो हो जो अभी शुरू हो गया, यानी उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनकी सख्ती की जा रही है। तो पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की हुकूमत को यकीन है कि हमारा कोई लेना देना नहीं। और बैनुल अक़वामी बरादरी को भी अब मेरे ख्याल में इसी वजह से शक पड़ गया है कि ये हिंदुस्तान के पास सबूत तो हैं कोई नहीं, ये कहाँ लेकर चला है इस मामले को। तो पाकिस्तान का सफारती जो है ना एक किस्म का इनिशिएटिव्स मेरे ख्याल में अच्छे चल रहे हैं। और अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल भी मिलता है
तो मेरे ख्याल में उसमें भी पाकिस्तान अच्छा अपना मुकदमा पेश करेगा। पाकिस्तान अच्छा मुकदमा पेश करेगा। और अब तक जो एफर्ट्स हमें नजर आ रही हैं, जाहिर है हमारी आर्म्ड फोर्सेस तो हम वक्त तैयार हैं, हमारा फॉरेन ऑफिस हो गया, हमारे डिप्लोमेट्स हो गए, हमारी हुकूमती मशीनरी हो गई, तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान का मुकदमा इस मरतबा एक्चुअली भरपूर अंदाज में दुनिया के सामने बड़ी कन्विक्शन के सामने गया है, रखा है सबने। अब चौधरी साहब आगे क्या होना है, ये तो जाहिर है मुस्तकबिल की बात है, लेकिन सूरत हाल का जायज़ा लें तो आज की तारीख में जो सूरत हाल है, पहलगाम वाक़े के बाद भारत में मुसलमानों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। हमने देखा कि कश्मीरी मुसलमानों को किस तरह टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है। किसी आलमी फोरम पर यह इशू भी पाकिस्तान को उठाना चाहिए क्या? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने एंटी मुस्लिम कार्ड खेला है, चाहे इलेक्शंस जीतने हों, चाहे अपना हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाना हो, वो एक हिंदू रियासत बनाना चाहते हैं। उन्होंने कभी अपने इस ऑब्जेक्टिव को छुपाया भी नहीं है। जो उनके लिबरल क्लास है वो कहती नहीं, देखें अभी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सेकुलर है, मोदी सरकार कुछ भी कर ले, वक्फ बोर्ड के ऊपर देख ले, सुप्रीम कोर्ट आई हुई है। लेकिन हकीकत यही है कि जो आरएसएस का एजेंडा है वो यही है कि एंटी मुस्लिम एजेंडा है, बल्कि एंटी क्रिश्चियन एजेंडा भी है। तो वो तो अपने उस पे लॉन्ग टर्म पे मेरे ख्याल में वो जारी और सारी रहेंगे। अलबत्ता पाकिस्तान को इस लंबी हाइब्रिड वॉर जो इंडिया की तरफ से आपके मुसल्लत की गई है उसका मुकाबला करना होगा। ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है उसमें भी हिंदुस्तान के हाथ हैं। हमारे पास हमें ये जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव इस दफा हमें लिया है उसको हमें मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। हमें ये सारे सबूत ढूंढने पड़ेंगे कि किस तरह, और हम मतलब दुनिया को हम दिखा भी रहे हैं ये सबूत। हमने अभी जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको पता है, DGISPR की, जिसमें पूरा नेटवर्क एक्सपोज किया गया था कि किस तरह से वहां से सरकारी एहलकार यहाँ नेटवर्क्स ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। ये चीज भी हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ये भी सोचते हुए जाएं कि पहलगाम वाक़े पे क्यों इंडिया कीन नहीं है कि इन्वेस्टिगेट करें। मतलब हमने तो किया भी नहीं, हम इतने कीन है कि भाई पता तो चले कि कौन किसने किया, क्या हुआ, हाउ डिड इट कम अबाउट। इंडिया शुड डू दैट। और ये सवालात तो वहां उठने चाहिए और उठ भी रहे हैं। बिल्कुल उठ भी रहे हैं कि पहले ये तो देखो ना कि हुआ क्या है, गो इनटू द बैकग्राउंड। अच्छा जी, कराची यूनिवर्सिटी से गुजरने वाली पानी की पाइपलाइन को टूटे हुए आज हफ्ता होने को है और तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का दावा था कि लाइन मुरम्मत करके इतवार की रात पानी की फराहमी जो है वो शुरू कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा ऑफ कोर्स नहीं हुआ बिल्कुल ऐसा। और तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का अब कहना है कि लाइन की मुरम्मत कर ली गई है और आज रात तक पानी खोल दिया जाए। मतलब रोज नहीं आप ये डेडलाइन बदल सकते। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक लाइन टूटने के बायस 6 दिन में शहर को 1 अरब गैलन पानी नहीं मिल सका। और वाटर कॉर्पोरेशन तो ये भी बताया था कि वो लोग प्रॉफिट में आ गए हैं, लेकिन उस प्रॉफिट से उनकी कारकर्दगी क्या बेहतर हुई है या नहीं। 2 महीने पहले ये सुलेमान सादत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। सुलेमान, काफ़ी दिन हो गए हैं, शहर के मुताद्दिद इलाके ऐसे हैं जो पानी से महरूम हैं, क्या बता रहे हैं वाटर कॉर्पोरेशन वाले, क्यों नहीं ठीक हो पा रही या कब तक ठीक होगी? अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मंगल के रोज़ ये सुबह जो है ये लाइन फटी। ये 84 इंच कतर की मेन शहर को पानी फराहम करने वाली लाइन थी। इसका साइफन नंबर 19 था जो कि जो है वो टूट फूट का शिकार हुई है लाइन। और उसके बाद बताया गया कि 4 रोज़ में यानी जुम्मे तक जो है वो ये लाइन जो है वो उसकी मुरम्मत का काम कर लिया जाएगा। 4 रोज़ गुजर गए, फिर बताया गया हफ्ते के रोज़, फिर बताया गया इतवार के रोज़। इतवार के रोज़ भी जो है वो 10:24 पर जो है वो तर्जुमान वाटर बोर्ड ने एक मैसेज के जरिए मीडिया को आगाह किया कि लाइन की मुरम्मत मुकम्मल हो गई है और इसमें अब जो है वो पानी छोड़कर यानी इसमें प्रेशर डालकर लाइन से जो है वो पानी की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन जो भी पंपिंग मुतासिर होती है उसे बहाल होने में कम से कम 48 और ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे लगते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि अगर रात 10 बजे या 9 बजे या 8 बजे भी लाइन बहाल हुई हो तो आज यानी पीर के रोज़ पानी जो है वो लाइन में मुकम्मल तौर पर जो है
वो छोड़ दिया जाएगा और उससे जो इलाके मुतासर थे वहाँ पानी आना शुरू हो जाएगा। तो ये मुमकिन नहीं है। अलबत्ता लाइन की मुरम्मत का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और अब चूँकि उसमें पानी छोड़ दिया गया है तो कल से जो है वो बहाली का काम जो है वो शुरू होगा और इलाकों में पानी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब ये लाइनें मुतासर होती हैं, सबसे ज़्यादा जो टेल एंडर एरियाज हैं यानी क्लिफ्टन है, डिफेंस है या उससे मुतासिर इलाके हैं जहाँ पर लाखों की आबादी है, वो बहुत ज़्यादा शदीद मुतासिर होती है। वो उनके पास तो एंड में आता होगा। अच्छा, दो चीजें होते हैं सुलेमान, दो चीजें। एक तो अभी आपने बताया है कि ऑब्वियसली टाइम लगता है, फिर फाइनली जब पानी छोड़ा भी जाता है तो आज की डेडलाइन को भी हम वो डेडलाइन ना समझे जहां पानी आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, मतलब इतना उन्होंने मुनाफा हुआ है, कमाया है 2 महीने पहले, ये वाटर कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट के हेड का कहना था। तो ये बरसों की जो बुसीदा लाइनें हैं जो आए दिन टूट फूट का शिकार होती हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है। ये चेंज होने का कोई प्लान है? कभी इसकी ओवरऑलिंग होना कितना ज़रूरी है? आज बिल्कुल ओवरहॉलिंग तो पूरे शहर की जितनी भी पानी की और सीवरेज की लाइनें हैं वो 70 साल पुरानी लाइनें हैं और उनका तब्दील होना ज़रूरी है और इस पर जो है वो किसी ने शायद गौर नहीं किया। लेकिन मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो कि चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन हैं, उन्होंने गुज़िश्ता साल कराची वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्लान के साथ मिलकर जो शहर की धाबे जी से मेन लाइनें आती हैं, पिपरी तक पंपिंग के लिए जाती हैं, उससे मुकम्मल तौर पर तब्दील करने के लिए अरबों रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया हुआ है और इस साल जो है वो बड़ी तब्दीली दिखाई देगी क्योंकि शहर की जो 10 बड़ी लाइनें हैं उसमें से 2 बड़ी लाइनें जो है वो मुकम्मल तौर पर जो कि सीमेंटेड थी पुरानी 70 साल, नई जो है वो उनको स्टील की जो है वो मेन 84 इंच कतर की लाइनों से तब्दील किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है कि अगर मुकम्मल हो जाता है तो जिस तरह से ये लाइनें तवातुर के साथ धाबे जी और उसके अतराफ में फटती हैं, कभी ब्रेकडाउन की वजह से, कभी सुलेमान सादत खान अपडेट कर रहे थे। तो ये मसले जब हम कहते हैं ना कराची के बड़े मसले हैं तो दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम और इसको परमानेंट फिक्सिंग की ज़रूरत है। शायद होपफुली कभी हो ही जाए, यू नेवर नो। अच्छा जी, अभी हमने आपको बताना ये है कि पाकिस्तान और फिनलैंड के दरमियान क्या चल रहा है। दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोस्ताना ताल्लुकात सुन के आप क्यों इतना हैरत ज़दा हो रही हैं? क्योंकि हैं तो बाकी दुनिया से तो हैं हमारे दोस्ताना ताल्लुकात, लेकिन फिनलैंड के साथ भी देयर कैन बी मच मोर। तो लिहाजा दोस्ताना ताल्लुकात तो हैं, लेकिन तिजारती हुजूम देखें या तालीम के शोबे में ताउन देखें तो ये पोटेंशियल से बहुत कम है। अभी पोटेंशियल बहुत है, पोटेंशियल बहुत है। पाकिस्तान में फिनलैंड की एम्बेसी के हेड ऑफ मिशन हैं और इनका नाम है हानू रिपाती और ये समझते हैं कि आज से शुरू होने वाले फिनलैंड और पाकिस्तान बिजनेस समिट में बहुत कुछ बदल सकता है। और माहिर तालीम और सीनियर करियर काउंसलर सैयद आबदी को उन्होंने खुसूसी इंटरव्यू दिया है। लेट्स वॉच इट टुगेदर। Tell me about, you came here about 2 years back, and how did you find this country? And in your own words, how would you define the youth of this country? Pakistanis are very friendly and they always are willing to help. And then after that, they always said, but the bureaucracy is sometimes very heavy. And that is something that we have noticed. And when you have friends within the bureaucracy, most of the bigger problems may suddenly become small problems. And we have been very well received here. We have been very well treated here. Now that you are here and a proper embassy was open while you came along, which are the key areas that have developed in the past 2 years? We concentrate on 2 things: commerce, and the second part is actually the part that I said, the cooperation in education on different fields. In both of those, I have seen steps forward. The problem, of course, in commerce, which the volume is not so big, is that you have ups and downs. And if you have big volume, you can't see them, they're just blips. But in smaller ones, and there could be a whole lot more to do on that business. We're talking about often something between 100 and 150 million per year. On vocational studies, that is something that most developing countries have found a problem in the sense that what is usually funded in education is either the universities or then the schools that lead up to them. And people just kind of tend to forget about vocational studies.
In some European countries like Finland, we have found out that everybody needs to have some kind of capacitation. And as for Pakistan, so the interest that we have there is, it is a municipality in Finland called Turku that has been cooperating with NewTech for a while. And they are now doing, part of the curriculum is from Finland, part is local. And they have now been doing it for about 2.5 years. And the best of those courses, they are working as instead of starting at the bottom, they start as assistant managers in 5-star hotels in the Gulf, which is a big leap, of course. Some of them might come to Finland. There's also an idea that some of these people would be trained, have their traineeship period in Finland, but also you can come out of it just when you finish, and then you can work here, or you can work in a third country. It is not for that. It is a practical way of making more of the skilled workforce. So they'll be more skilled and they're more employable. And that is what they think of, that way also there is a possibility that those who want to continue in Finland. What is your message, Excellency, for the coming business summit, for who should now come into that, and what is expected out of that? For the businesses, know your business and look for new opportunities. For the student, I would say, know yourself and look for new opportunities. The summit, most of the information can also be found on the net. It's easier just to write 4 letters, FPBS, for Finland Pakistan Business Summit. It's going to be here in Islamabad on the 5th of May, in Lahore on the 6th, and in Karachi on the 7th. भाई पहले तो हमारे पास खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, भारत अपनी आबी जारियत पर उतर आया है। मकबूजा कश्मीर में सलाल डैम बंद कर दिया गया है। चनाब में पानी की सतह में नुमाया कमी देखी जा रही है। सिंतास मुआहदे के तहत चनाब पर पाकिस्तान का हक है, और इससे पहले हमने आपको बताया था दरियाए चनाब पर बने बगलियार डैम की बंदिश के हवाले से भी इत्तलात यही हैं कि वहाँ पर भी पानी रोका जा रहा है। भारत अपनी आबी जारियत, जिसका उसने ऐलान किया था और बड़े धड़ल्ले से कह रहा था, और पाकिस्तान अपना केस दुनिया के सामने रख रहा है, क्योंकि अगर ये शुरू हो गया तो फिर दुनिया का कोई भी अपर राइपेरियन मुल्क जो है वो लोअर राइपेरियन के साथ यही सलूक करेगा। ये शुरू हो गया नहीं, ये शुरू हो गया है। मकबूजा कश्मीर में सलाल डैम बंद कर दिया गया है। चनाब में पानी की सतह जो है उसमें नुमाया कमी देखी जा सकती है। सिंतास मुआहदे के तहत चनाब के पानी पर पाकिस्तान का हक है, और इससे पहले दरियाए चनाब पर बनने वाला जो बगलियार डैम की वो भी आपको पता है, उसकी बंदिश के हवाले से भी हमने आपको बताया है। अच्छा, जल्दी से आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान में सालाना महंगाई शरह कम तरीन सतह पर आने के आदाद व शुमार जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं, और नए आदाद व शुमार बताते हैं कि गुज़िश्ता माह अप्रैल में महंगाई मुसलसल कम हुई, और कितनी हुई? 0.28% पर आ गई। अब ये महंगाई की शरह में कमी, इसका समर आवाम तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, या आवाम ये महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो सारी है। ये हम जानेंगे। खुरम शहजाद मुशीर वफाकी वज़ीर ख़जाना, बहुत शुक्रिया खुरम साहब। खुरम साहब, हुकूमत के मुताबिक महंगाई की शरह इंतहाई कम हो चुकी है, सब रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी ये कहता है कि उसे आटे, दाल, फ्रूट सब कुछ ही महंगा मिल रहा है। महंगाई में कमी का असर आवाम तक नहीं आ रहा, या आवाम को नज़र नहीं आ रहा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखिए, अगर आप नंबर्स देखें और ये ऑन रिकॉर्ड डेटा है जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, अगर आप नंबर्स देखें फूड इन्फ्लेशन का, खासकर अगर आप ओवरऑल नंबर देखें तो आपने देखा है जो अप्रैल का नंबर आया है वो 0.3% है, विच इज़ आई थिंक ऑल टाइम लो मंथली नंबर। ये आप पिछले हिस्ट्री में देख लें, आपको शायद ये नंबर इतना नीचे ना मिले, बट इट्स मल्टी डिकेड लो। तो देखें, इन्फ्लेशन में स्लो डाउन आ जाना बहुत हद तक, और इस कदर आ जाना कि वो बिल्कुल क्लोज टू जीरो हो जाए, तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि उस रफ्तार से प्राइसेस नहीं बढ़ रही जिस रफ्तार से पिछले 2 साल में बढ़ी हैं, नंबर 1। सेकेंडली, अगर आप फूड इन्फ्लेशन देखें जो एक आम आदमी को हिट करती है, फूड इन्फ्लेशन पिछले 4 महीनों से लगातार, अर्बन और रूरल को हम अलग अलग करते हैं कि जी शहरी जो है वो फूड इन्फ्लेशन क्या है, और गांव देहात की जो फूड इन्फ्लेशन है, यानी कि महंगाई की शरह जो कि
खाने पीने की अशिया की होती है वो क्या है, तो उसमें लगातार ये भी बताइएगा कि अब सरकारी अदाद शुमार जो हैं वो महंगाई का जो लेवल बता रहे हैं वो सब कुछ तो हो ही रहा है, वो तो हम आपने बात कर भी ली है, लेकिन आगे हम क्या देख रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से क्योंकि जो लेवल्स बताए जा रहे हैं इस पर नेचुरली ये उम्मीद बनती है कि इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, आज इजलास भी है, बिल्कुल कारोबारी सरगर्मियों को एक बूस्ट जो है वो भी मिलेगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हुकूमत कितनी पूरी उम्मीद है, कितना बड़ा फायदा होगा हमारी इकोनॉमी को? देखें, ये तो आपको मैं बताऊं, ये स्टेट बैंक का प्रेरोगेटिव है, स्टेट बैंक का कंप्लीट एरिया है पॉलिसी का, और आई एम श्योर कि वो इसको बड़ी अच्छी तरह से देखते आए हैं। और लास्ट ईयर के मुकाबले में आप देखें 22%, 23% तक जो है वो बोरिंग रेट थे, अब वो तकरीबन 12% के अराउंड हैं, तो इसमें कोई 10-11% का डिक्लाइन जो है आपके सामने है। उससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो 1 खरब रुपए का तकरीबन जो है फायदा हुआ है, 1 ट्रिलियन रुपीज का ओवर द कोर्स ऑफ 1 ईयर। उसके साथ साथ आपको पता है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको अब बोरिंग जो रेट्स में काफी कम मिल रहे हैं, बहुत बेहतर मिल रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही है मार्केट की। मेरे ख्याल में मॉनेटरी पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से अगर आप मार्केट का कंसेंसस देखें, जो मैं भी देख रहा था, तकरीबन कोई आधी मार्केट जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि मजीद जो है वो कट आ सकता है 50 to 100 बेस पॉइंट, जो मैं एक्सपेक्टेशन देख रहा था मार्केट की। लेकिन देखें, ये प्योरली स्टेट बैंक का एरिया है, स्टेट बैंक बहुत अच्छा इस पर काम करता है, एंड आई एम श्योर कि स्टेट बैंक इसको बहुत अच्छे से देखेगा कि महंगाई की तरह कहाँ जा रही है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली देखते हैं। और सिर्फ मेरे ख्याल में स्टेट बैंक इन्फ्लेशन के साथ साथ एक्सटर्नल अकाउंट को भी देखता है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव उनका एक फ्रेमवर्क है, और आई एम श्योर कि वो एक अच्छा डिसीजन लेंगे जो भी उनको सही लगेगा। बहुत शुक्रिया। पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। लेट्स से 1 साल में टोटल 10% नीचे आया, 22 से 12 पे आ गया। सो अब आगे क्या फैसला होता है पता लग जाएगा। इंशाल्लाह। ओके, बाय।